नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ तीनों मेरे सीनियर मेहमान हमारे साथ हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, बहुत स्वागत सर आपका। मेजर जनरल BK दत्ता सर, बहुत स्वागत आपका भी। और एयर कमोडोर AS बैल हमारे साथ हैं सर, बहुत स्वागत आपका भी। और आज बहुत सारी खबरें, लेकिन शुरुआत बांग्लादेश की खबर से करेंगे। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, तब से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते नीचे जाते जा रहे हैं। शेख हसीना का आपने देखा किस तरीके से एक आंदोलन के बाद उनका भारत में आना हुआ, उनको निष्कासित कर दिया गया भारत। और अब बांग्लादेश ये भी मांग करता है कि शेख हसीना को वापस उनके हवाले किया जाए। और इस सब के बीच बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश पूरी तरीके से कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया, घोर इस्लामिस्ट के हाथ में चला गया। इतना नहीं, आतंकवादियों को जेल से छोड़ा जाने लगा। और इस सब के बीच मोहम्मद यूनुस वो लगातार अमेरिका और चाइना के बीच ऐसा लगता है कि कोई खेल खेल रहा है, और एक बड़ा खेल इस वक्त उन्हीं के साथ हो गया। अब बांग्लादेश एक और बड़े पॉलिटिकल संकट की तरफ बढ़ रहा है। अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने का संकेत दिया है। खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल नेशनल सिटीजन्स पार्टी, इसके प्रमुख हैं एनहिद इस्लाम। इन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के बाद यह कहा कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। यूनुस का कहना है कि राजनीतिक दलों के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से देश में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, और अब वो ऐसी परिस्थिति में काम नहीं कर सकते, इसलिए वो इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। बांग्लादेश में वहां की सेना और अंतरिम सरकार के बीच इस वक्त जबरदस्त टकराव भी चल रहा है। दरअसल आर्मी चीफ वकरुज्जमा और मोहम्मद यूनुस के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस से लगातार मांग की जा रही है कि वो चुनाव कराएं, लेकिन पिछले अगस्त में हुए इस तख्ता पलट के बाद से मोहम्मद यूनुस किसी न किसी एक बहाने के बाद दूसरा बहाना बनाकर देश का चुनाव टालते जा रहे हैं। और सेना, खासतौर पर वहां के आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमा, अब साफ साफ बताया जा रहा है, कह चुके हैं मोहम्मद यूनुस से कि किसी भी हाल में दिसंबर तक तुम्हें चुनाव कराने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और ऐसी वजह है जिसके बीच सेना और मोहम्मद यूनुस के बीच जबरदस्त तकरार है। बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर रखाइन जिले में कॉरिडोर बनाने के खिलाफ भी सेना है। दरअसल आप सब जानते हैं कि म्यांमार में बहुत उथल पुथल चल रही है। वहां का रखीन प्रांत है, वहीं से रोहिंग्या बांग्लादेश में और फिर वहां से भारत भी आते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के कहने पर, जिसके पीछे US का हाथ माना जा रहा है, मोहम्मद यूनुस ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो अपने देश से इस रखीन प्रांत जो म्यांमार में पड़ता है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए। सेना का कहना है कि तुम चुनी हुई सरकार नहीं हो, तुम इलेक्टेड गवर्नमेंट के मुखिया नहीं हो, तो इसलिए ऐसे बड़े फैसले तुम नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो तुम्हें सेना को पूछना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने यह फैसला एक तरफा कर लिया, उनकी सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया। इस बात से जनरल वकरुज्जमा बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ भी आपने देखा कि बांग्लादेश की नजदीकियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है, और वो भी किसी वक्त माना जा रहा है कि तख्ता पलट पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। बांग्लादेश में भी राजनीतिक संकट हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा है, और वहां भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश की बागडोर सेना अपने हाथों में कभी ले सकती है, ऐसी भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं लगातार। तो बांग्लादेश में क्या होगा, और जो भी होगा उसका असर हम पर जरूर पड़ेगा। इस पर हम चर्चा करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि रखाइन कॉरिडोर आखिर क्या है, जिसका बांग्लादेश की आर्मी खोलकर विरोध कर रही है। मोहम्मद यूनुस रखाइन कॉरिडोर म्यांमार में मानवीय आपूर्ति पहुंचाने के मकसद से बनाना चाहते हैं, लेकिन इस कॉरिडोर का असल इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। जानकार ये बताते हैं कि अमेरिका म्यांमार में इस कॉरिडोर के जरिए विद्रोहियों को सैन्य मदद भेज सकता है। वहीं बांग्लादेश की आर्मी को इस बात का खतरा महसूस होता है, इसलिए वो अपनी सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। आर्मी चीफ का कहना है कि इस कॉरिडोर की वजह से म्यांमार में गृह युद्ध की आग बांग्लादेश तक भी पहुंच सकती है। बांग्लादेश की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी BNP, अवामी लीग जिसको अब वहां बैन कर दिया गया है, लेफ्ट पार्टीज, वो सब इस रखाइन कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश एक बार फिर प्रदर्शनों की आग में भी जलने की तैयारी में है। BNP यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। BNP खालिदा जिया की पार्टी है, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी। इस्लामिक कट्टरपंथी और छात्रों की पार्टी NCP, ये भी यूनुस सरकार के समर्थन में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। जो छात्र साल 2024 में शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, अब वो आर्मी चीफ के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी भी अपने आर्मी चीफ के बयान से नाराज हैं। मतलब आने वाले दिनों में बांग्लादेश की सड़कों पर एक और बड़ा संग्राम होना तय मालूम पड़ रहा है।
तो बांग्लादेश की ये सारी डेवलपमेंट्स हमने आपको बताई। पूछते हैं अपने मेहमानों से। जनरल दत्ता, इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ये वही पटकथा है, वही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो पिछले साल लिखी गई थी, एक विद्रोह की आड़ में शेख हसीना को भगाना। अब वही जनता जो है आर्मी चीफ के खिलाफ भी हो गई है, पॉलिटिकल पार्टियां जो है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है। मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, बहुत ही विडंबना है बांग्लादेश में कि मोहम्मद यूनुस जो एक केयर टेकर के तौर पे लाया गया शेख हसीना को हटाने के बाद, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ना ये इलेक्टेड है, ना ये किसी का रिप्रेजेंटेटिव है। इसको पैराशूट करके जो भी डीप स्टेट, जो आपको मालूम ही होगा, जो ट्रम्प साहब से पहले अमेरिकन गवर्नमेंट थी वहाँ पे, उन्होंने इसको वहाँ से लॉन्च करा दिया बांग्लादेश के अंदर। और साथ साथ में पाकिस्तान की ISI और जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है जमात इस्लामी के, ये सारों का गठजोड़ बना के इन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट करी थी बांग्लादेश में, जिसके माध्यम से मोहम्मद यूनुस वहाँ बैठ गया। बांग्लादेश की पार्लियामेंट, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर ये जिक्र है कि अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है तो 3 महीने के बाद इलेक्शन करवा देना अनिवार्य है। तो मोहम्मद यूनुस तो बैठा हुआ तब से, इलेक्शन का कोई नाम नहीं ले रहा है। वो बहाने बनाता रहता कि हम कोई रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं सिस्टम को, और जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इलेक्शन करेंगे। और इसको आर्मी चीफ ने बहुत बार वार्न किया है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं। और भी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे BNP हो या दूसरे हों, वो भी इस पर दबाव डाल रहे हैं आप इलेक्शन कराएं। अभी जो सिचुएशन पैदा हो रही है कि जमात इस्लामी के लोग ये वही हैं जो 71 की जंग से पहले पाकिस्तानी फौज के साथ मिलके हिंदुओं के ऊपर और बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार करा रहे थे, और ये लोग पाकिस्तान की फौज के साथ मिले हुए थे। अभी ये वही लोग जो हैं जिनको शेख हसीना के दौरान भी बहुत दबाया गया, इनको जेलों में डाला गया, अब ये दोबारा आके तगड़े हो गए हैं। जो भी कार्रवाई चाहे पाकिस्तान की ISI ने करी या अमेरिका के डीप स्टेट ने करी, या जो भी ये तंत्र बना बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और अभी आपस की रंजिश, अभी जो सिचुएशन है, जो वकार यूनुस है वो एक सेंसिबल आर्मी चीफ हैं जो समझते हैं बांग्लादेश के प्रोज एंड कॉन्स, बांग्लादेश की ताकत क्या है, बांग्लादेश की कमजोरियां क्या हैं। उनको मालूम है कि भारत के साथ दुश्मनी करके बांग्लादेश का कोई फायदा नहीं होने वाला है जी, और इसलिए वो इसको बहुत बार एडवाइस भी कर चुके हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है वो कौन सी घुट्टी पी के आया है, किसके इशारे पे काम कर रहा है, ये समय बताएगा। लेकिन जो भी कार्रवाइयां आज के दिन में वहां चल रही हैं, लोग इलेक्शन करवाना चाहते हैं ताकि एक चुनी हुई सरकार। ये तो क्लियर है कि आपने जैसे बताया सर कि मोहम्मद यूनुस किसी ना किसी बहाने जो है वो इलेक्शन को टाल रहा है। या तो इनको भी इस उम्र में सत्ता सुख भाने लगा है, तो इनको लगता है भाई मुझे पूरा देश मिला हुआ चलाने के लिए मैं क्यों इलेक्शन कराऊं। दूसरी बात ये आप देखें कितना इंटरेस्टिंग अब वहां समीकरण बना है। ये सारे जितने इस्लामी जिहादी तत्व थे जो कि एक तरीके से अनलीश हो गए पूरे बांग्लादेश के ऊपर, और आपने देखा कि वहां की माइनॉरिटीज पर, हिंदुओं पर कितना अत्याचार हुआ पिछले 1 साल के अंदर। ये सारे लोग शेख हसीना के खिलाफ थे, उसकी सरकार के खिलाफ थे। शेख हसीना को भारत आ जाना पड़ा। अब ये सारे के सारे लोग उसी सेना के खिलाफ हो गए, वो सेना जिसने उस वक्त इनका साथ दिया। वरना अगर यही जनरल वकरुज़्ज़मा अगर ये चाहते तो ये सारा विद्रोह पिछले साल कुचल सकते थे। शेख हसीना इनसे ये कहती रही कि आप विद्रोहियों के ऊपर थोड़ा फर्म हैंड दिखाइए, इनको पकड़िए, ये प्रदर्शन बंद कराइए। लेकिन उस वक्त उनके जनरल को ये लगा कि एक मास अपराइजिंग है, देश के अंदर एक विद्रोह की भावना है शेख हसीना के खिलाफ, तो उस टाइड के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए। और अगर लोगों को लगता है कि सत्ता अब बदलनी चाहिए तो वो उस तरफ खड़े हुए। आज वही सारे इस्लामी तत्व उसी जनरल जमा के खिलाफ हो गए। उनको लगता है कि ये जनरल जो है ये मोहम्मद यूनुस डार्लिंग है इस वक्त वहां जिहादी तत्वों के, उनके खिलाफ है। और ये बात वहां के लोगों को भी ठीक लग रही है कि जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो कहीं ना कहीं इन अराजक तत्वों के ऊपर लगाम लगाना चाहेगी, वरना ऐसे शासन नहीं हो सकता किसी भी देश के ऊपर। अब ये सीधी लड़ाई है वहां के जनरल और मोहम्मद यूनुस के बीच में। अब देखें इसमें आगे जो है किसका तख्ता पलट होता है। ये भी सर ऐसी खबर भी है कि मोहम्मद यूनुस ने इनका जो मिलिट्री एडवाइजर है, एक लेफ्टिनेंट रैंक के अफसर, सेना की मदद से जो जनरल हैं वकरुज़्ज़मा, उनको हटाने की भी कोशिश की थी। देखिए सौरभ जी, आपने एक जो बात बताई कि क्या वहाँ पर सत्ता की लड़ाई और किस तरह से चीज़ें हैं, तो ये तो जग जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें था और थ्रू पाकिस्तान करवा रहा था, और चाइना भी पाकिस्तान के थ्रू करा। जो आपने अभी बताया कि जो उनके एडवाइज़र हैं
वो भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं और वो पाकिस्तान में गए थे और यहाँ के जो इंटेलिजेंस के ये चीफ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान भी गए थे, वो आईएसआई से भी मुलाकात हुई थी, आईएसआई का भी चीफ पाकिस्तान आया था इनके कहने पे। देखिए वहाँ पर जो सत्ता की लड़ाई के ऊपर में और जो चीज़ें हुई हैं और क्यों आर्मी ने नहीं किया, वहाँ पर 300 जो बांग्लादेश राइफल्स के लोग हैं जो म्यूटनी किए, वो भी कर रहे थे इनके साथ उस समय, जो जुलाई के लास्ट ईयर 97 आर्मी अफसर मारे थे सर उन्होंने 2009 में जी। तो वो भी देखिए, हम इसके पहले भी तो वहाँ पर मिलिट्री रूल्स बहुत बार आए हैं, मगर जो वक़ार उल जमान का ये जो किरदार है उसको समझना बहुत ज़रूरी है और वही एक पिलर है जो आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी आशा बन के आए हैं। ये अभी गए थे पहले साउथ अफ्रीका से जब आ रहे थे तो ऐसा कहा जा रहा था शायद इनको लैंड नहीं करने दिया जाएगा और भारत ने इसकी खबर दे दी। अच्छा। और वो लैंड ढाका में नहीं कर पाए, वो फिर एक बेस है जो एयर बेस है जो कि अबंडेंट है, वहाँ उनको लैंड कराया गया, इनकी जान वहाँ बची है एक बार। और वक़ार उल जमान का ये कहना है, वो बिकॉज मैं इनसे मिला हूँ 2-3 बार और ये हमारे नेशनल डिफेंस कॉलेज में जहाँ से मैं भी किया था अपना, वहाँ से ये पढ़े लिखे, ये इनका टिल्ट भारत की तरफ है। एक ही आशा है हमारे पास में आज, वो क्या किस तरह से इसको पूरी चीज़ को एक सेकंड दे तो मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ कि डीप स्टेट, देखिए ये चला था सेंट मार्टिन आइलैंड के नाम से, फिर ये आ गया जो कॉरिडोर है ये रखाइन स्टेट वाला, वहाँ जो अखरान आर्मी है 210 किलोमीटर का, वो पूरा का पूरा ले चुकी है उनके अंडर में। दे आर अगेंस्ट दिस, क्योंकि हमारा सित्वे जो एक हमने अभी उसको सिक्योर किया है उसके अंडर आता है। वहीं पर पाकिस्तान चाइना का भी एक पोर्ट का जगह है जहां पर चाइना चाहता था कि सित्वे को ख़त्म करें, क्योंकि भारत में ये जो बड़ी गेम खेली जा रही है। और दूसरा जो वो चाहते हैं कि आज के दिन में किसी तरह ये वक़ार उल जमान का साइडलाइन, ये शेख हसीना से भी रिलेटेड है, ही इज़ रिलेटेड। जिस फादर जब वक़ार उल जमान के फादर थे वो भी चीफ रहे हैं बांग्लादेश आर्मी के, तो इनका एक पकड़ है, बहुत बड़ा तबका है जो पकड़ है। इनके क्वार्टर मास्टर जो उसके नीचे आते हैं वो वक़ार उल जमान के टोटल हैं, और जो 9 वहाँ बोला जाता है ब्रिगेड कमांडर्स, वहाँ डिव कमांडर भी नहीं बोलते, 9 एक्चुअली डिव कमांडर्स हैं, जो 9 डिव कमांडर्स हैं वो टोटल वक़ार उल जमान के साथ में। पर एक बड़ा तबका जो एडवाइजर हैं यूनुस के, उनके साथ भी एक बड़ा तबका है। तो जो बातें आप बता रहे हैं इससे भी यही कंफर्म हो रहा है कि सीधी लड़ाई आर्मी चीफ की और मोहम्मद यूनुस के बीच की दोनों एक दूसरे को हटाना चाहते हैं। देखिए वो दिसंबर में कहते हैं इलेक्शन करा दीजिए, ये कहते नहीं, वो कहते हैं ब्लडी कॉरिडोर नहीं बनेगा, वो बहुत उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, नो ब्लडी कॉरिडोर, ये जो तुम बनाना बहुत बड़ी चीज है वो। ठीक, अब इंडिया के लिए इंप्लीकेशंस इस सबके क्या है? क्या अगर वहां तख्ता पलट कर दे ये जनरल तो हमारे हक में होगा? जी, मैं वैसे बांग्लादेश में 3 साल रहा हूँ हाई कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो पूरा इस एरिया से बहुत वाकिफ हूँ। रंगपुर से लेके बिल्कुल चट्टाग्राम से ही ये कॉरिडोर ने शुरू होना था और ये कॉरिडोर जाता है राखीने स्टेट। इसमें 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ जो थोड़ी सी एम्पलीफाई, कहा तो सभी ने वही चीज है, 2-3 चीज थोड़ा सा डिफरेंट क्या मैं बताना चाहता हूँ कि राखीने स्टेट इस समय 95% जो उसके लोग हैं वो भुखमरी की कंडीशन में है। ये नहीं है कि यूएन जो करना चाहता है वो गलत है, लेकिन कौन इन्वॉल्व है इसमें? अमेरिका इन्वॉल्व है, जैसे कि जनरल साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया। तो वो अमेरिका का इन्फ्लुएंस जब आ गया तो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, ये वर्ड यूज किए हैं इन्होंने, जनरल साहब ने, जनरल वकार ने, उन्होंने कहा है कि मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस यहां से जाएगी, इस कॉरिडोर से जाएगी। तो ये दोनों चीजों की और साथ में उनकी सॉवरेनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज आती है कि बांग्लादेश के अंदर 4 मेजर पार्टीज हैं। हम देखते हैं बीएनपी जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये जनरल की वाइफ थी खालिदा जिया, और इनका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान के साथ है, ये हमेशा से क्लोज रही हैं पाकिस्तान के। दूसरा है अवामी लीग जो शेख हसीना, उनके फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, और वो बहुत क्लोज हैं फ्रीडम एलिमेंट्स के साथ। और तीसरा जातिया पार्टी जो कि जनरल अरशाद की पार्टी है, इस समय वो मार्जिनलाइज सी हो गई है। और आखिरी आती है जमात इस्लामी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जमात इस्लामी का परसेंटेज अगर कोई कहे हम पूरे बांग्लादेश के अंदर इन्फ्लुएंस, तो सिर्फ 10 से 12% है, लेकिन क्योंकि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और इस्लामिस्ट का ये यूज करते हैं, उस वजह से इनका दबाव और डर बहुत है। और इनके क्लोज लिंक्स ना केवल पाकिस्तान के साथ हैं, आईएसआई के साथ हैं, और साथ में है जनरल साहब के, नॉट जनरल साहब के, सॉरी, यूनुस के, और यूनुस के साथ इनके बहुत क्लोज लिंक्स हैं।
इसी वजह से कहीं ना कहीं आर्मी चीफ को पहले ही हटाना चाहते थे, लेकिन आर्मी चीफ अभी तक बने हुए हैं। एक चीज मैं और आपको इसमें डालना चाहता हूं, इंपैक्ट ऑन इंडिया के, उसके बाद मैं बात करूंगा। वो ये है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एलिमेंट्स भी आए थे, आईएसआई चीफ भी शायद आए थे, और वो आके रंगपुर डिवीजन गए थे, जहां पे एक जगह है लाल मुनीरहाट, और ये एक रनवे और एयरफील्ड बनाई जा रही है चीन की मदद से। और ये एयरफील्ड आती है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल साथ में, जहां पे 33 कोर है। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर का है। और आपको डोकलाम का इंसिडेंट याद होगा, जब चीन वहां पे रोड बना रहा था चुंबी वैली पे, बिल्कुल इसके नॉर्थ पे। और जब ये स्टेटमेंट आई कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लैंडलॉक्ड है, और ये आई चीन और स्टेट के साथ अलाइन करने की स्टेटमेंट यूनुस की, तो ये तो क्लियर हो गया कि चीन का इन्फ्लुएंस यहां पे बहुत बढ़ने वाला है। और रंगपुर में जो एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये चीन की मदद से, ये बहुत ही भारत को मेजर इंपैक्ट इससे पड़ेगा। सब इन्हीं का मोहम्मद यूनुस का ही दिमाग, मोहम्मद यूनुस का दिमाग है, और खलीलुर रहमान जो इसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है, उसका भारत के साथ एक और इंपैक्ट पड़ेगा अगर अराजकता बढ़ेगी, क्योंकि इस समय जरूरत है कि इलेक्शन करने, लेकिन इस समय अवामी लीग जो है वो किसी भी पोजीशन में नहीं है कि वो वहां पे कोई मेजॉरिटी या मेजर गवर्नमेंट बैन कर दिया उसको, तो पार्टी को बैन कर दिया, बैन भी कर दिया है। लेकिन अगर अब वो उठना भी चाहे तो इस समय ये सही समय नहीं है उनके लिए। और छात्र शिविर जो है वो पार्टी, वो है स्टूडेंट्स विंग जामिया इस्लामी का, और वो क्लोजली अलाइन था इस यूथ मूवमेंट के अंदर। जी, अभी आपने कमर साहब बात की थी चिकन नेक की, ये अभी चाइना गए थे मोहम्मद यूनुस, तब इन्होंने वहां जिक्र किया था कि इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो इस, अगर ये चिकन नेक ना हो तो सारा जो है हम पर डिपेंडेंट है, ट्रेड के लिए लैंडलॉक्ड है। अच्छा, उसके बाद यहाँ हमारे यहाँ बहुत लोगों को नाराजगी हुई कि ऐसा कैसे कह सकता है, एक बगल की सरकार का मुखिया है। तो उसके बाद इनको जवाब दिया असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने, और उन्होंने कहा कि हमारा तो एक चिकन नेक है, तुम्हारे 2 चिकन नेक है। तुम हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हो कि वो एक छोटे से कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है बाकी भारत से, तो तुम्हारा तो जो मेन पोर्ट है चिटागोंग पोर्ट, अभी और ज्यादा बताएंगे आपको, वो अगर वो भी एक अगर हम चाहें तो वो भी एक छोटे से कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है तुम्हारे देश से। 90% व्यापार बांग्लादेश का उस चिटागोंग पोर्ट से होता है, और वो है इनका चिकन नेक नंबर 1, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनके दोनों चिकन नेक। और अगर दूसरा चिकन नेक जो है उसको भारत कट कर दे तो 20% हिस्सा जो है इनका बांग्लादेश की लैंड का, वो पूरा कट ऑफ हो जाएगा बाकी बांग्लादेश से। तो उन्होंने याद दिलाया कि हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन अगर हमारी कमजोर नस है तो तुम्हारी भी है। जी कमरों साहब, बहुत ही सही कहा आपने। और हमने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी हैं अभी बांग्लादेश के ऊपर, ये एक मेजर इंपैक्ट आने वाले टाइम पे पड़ेगा। अब हम बात कर रहे थे वो इलेक्शंस की, वो बड़ा जरूरी है। अगर बीएनपी जीतती है तो फिर से पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट बढ़ जाएगी, चीन के साथ अलाइनमेंट बढ़ जाएगी, उनका इंटरफेरेंस एंड इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। मैं जरा हेमंत बिस्व शर्मा की बात भी आपको सुनवा देता हूं, जिन्होंने कहा कि तुम्हारे 2 चिकन नेक हैं, जरा संभल कर बोला। তেওঁলোকৰ 2টা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ 2টা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো 2টা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু, ৰিং এটা দলিয়ালেই পাই যায়। ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশন সিন্দুৰতে পাইছে। तो ये जो 2 चिकन नेक की हमने बात की, इसमें से एक है एक बड़ा छोटा सा इनका कॉरिडोर बांग्लादेश का आता है जो चिटागोंग को बाकी लैंड मास से जोड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरा चिकन नेक इनका पूरा रंगपुर डिवीजन जो है, वो रंगपुर डिवीजन पूरा का पूरा मेघालय से हमारा जुड़ा हुआ है। देखिए, टोटल यदि आप लैंड फ्रंटियर लेंगे तो 4027 किलोमीटर का है भारत के साथ में, और 210 किलोमीटर ये जो म्यांमार के साथ में, जो हम रखाइन स्टेट के साथ। इसके अंदर में 2 हम कहते हैं कॉरिडोर कहिए। अच्छा हाँ, ये जो चिकन नेक कहते हैं, ये 17 और कोई कहता है 22 किलोमीटर है, 17 क्योंकि मैंने यहाँ पर सब एरिया कमांड किया है इसी नेक के ऊपर, और 51 सब एरिया। तो
तो ये जो चिकन नेक का इलाका ये बहुत सेंसिटिव है, इसी के ऊपर डोकलाम पड़ता है जो हम आप भारत के चिकन स्नैक की बात हम कर रहे हैं। भारत हाँ, के- ये हम और बता रहे हैं सर, बांग्लादेश के ये तो बा- एक जो रंगपुर बांग्लादेश डिवीजन और चिकन नीचे नंबर चिटागोंग 2 जो है, जी। जो 2 है, यदि आप इसको देखिएगा तो 210 किलोमीटर तो ये तो रखाइन के साथ चला गया, उसके बाद हमारा मिजोरम आता है और उसके बाद मेघालय आता है। जो मेघालय की बात वो कह रहे थे, मेघालय के पास में जो चिकन नंबर 2 है, ये वाला जो इलाका है, यदि हम इसको काटते हैं यहाँ से काटते हैं, ये पूरा का पूरा चिटगांव से लेता हुआ सिटवे और हमारा जो ये है अंडमान निकोबार, क्योंकि वो एकदम ब्लॉक्ड है, वो एक जगह की बात नहीं की। जब हम इसकी इस चिकन नेक की बात करते हैं तो हमारे नीचे में अंडमान निकोबार है, कोको आइलैंड है, ये यहाँ से लेकर इसको लेकिन वो उनको लगता है कि वी आर द गार्जियंस ऑफ द सी, बट हमने बंगाल इसको- की खाड़ी के हम ये- बादशाह हैं। ये हमारे अंदर ही था, ये त्रिपुरा का इलाका है, मेघालय का त्रिपुरा को इलाका extend करो, वो चिकन नेक काट देगा वो। ये हम है ना? उसके यदि ये काटते पूरा हैं, चिटागोंग आपके पास आ पूरा जाता है। पूरा चिटगांव हमारे पास। और चिटगांव के अंदर में आज प्रॉब्लम जो है कि जो चाइना का बहुत बड़ा वहां पर ये चीजें उन्होंने वहां पर आ चुके हैं चिटगांव में, और वो भी उनका भी आंख लगा हुआ है सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर में, अमेरिका का भी लगा हुआ है। और वहां पर जो आपको सिटवे पोर्ट है, ये देखिए जो ये जगह है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वहां थोड़ा जाके प्लीज सर, देखिए, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर एक मल्टी मोड, ये सिटवे है यहाँ पर, और सिटवे हमारे पास आ गया है, और एक साल के लिए नहीं, 99 ईयर्स ये हमारा उससे भी बड़ा है, जो हम वहाँ मिला है हमें ईरान के ऊपर में, ये 99 ईयर्स के लिए आ गया। हमारा मल्टी मोड प्रोजेक्ट यहाँ से होता हुआ और ये आता है, इसको हम लेना चाहते थे। तो ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाली, ये नेक हदें हम काटते हैं तो ये पूरा चिटगांव जो ट्रैक्ट है, और दूसरा यहाँ पर एक हमारी अंडमान निकोबार की है। तो ये जो कहते हैं कि हम लैंडलॉक हैं, वी आर द किंग ऑफ द, हम पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक काट देंगे, और ये हमारा कलकत्ता का जो पोर्ट पड़ता है, तो ये हमारे लैंडलॉक, ये हम वी आर द गार्डियन ऑफ सी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल कंप्लीटली जो यहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल, वी आर द गार्डियन जी। तो ये जो बात करते हैं, या तो इनको समझ नहीं है या आज आपने नक्शे पे समझा दिया तो इनको समझ आ गया होगा। ये चिकन नेक की जो बात हो रही है ना, जो साथ छोटा में वाला चट्टाग्राम में है, जी। बिल्कुल सही इन्होंने जनरल साहब ने बताया। अगरतला मैं काफी 30 है। सेकंड्स बस इस पे लूंगा। वहां पे इनकी एक मेजर इंसर्जेंसी चल रही है चिटागोंग हिल ट्रैक्स पे, जो ये कहते हैं कि हमारा इंडिया सपोर्ट करता है, इंडिया का कोई इंटरेस्ट शांति नहीं है। बहनी, ओके, उसका नाम है चकमा रिबेल्स।